हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो हमने कल पढ़ा था, एप्लीकेशन पढ़े थे हमने दहन ऊष्मा के। सारे एप्लीकेशन में करवा चुका हूँ आप लोगों को। कल हमने लास्ट एप्लीकेशन पढ़ा था एल्केनो का संरचना सूत्र ज्ञात करना, जिसके लिए मैंने आपको सारा समझा दिया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या थियरी होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, और फाइनली किस प्रकार से हमें किसी भी एल्केन का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। आज उसका न्यूमेरिकल लिखो। न्यूमेरिकल करने से आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ऐसे करके हम किसी भी एल्केन का संरचना सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। लिखो लिखो भाई, किसी अज्ञात एल्केन की दहन ऊष्मा, किसी अज्ञात एल्केन की दहन ऊष्मा 300 कैलोरी प्रति मोल है। 300 कैलोरी प्रति मोल है। तो एल्केन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो एल्केन का सूत्र ज्ञात कीजिए। एल्केन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, बिल्कुल वैसे ही होगा। ये किसकी वैल्यू दे दी आपको? डेल्टा एच की वैल्यू दे दी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। पहले स्मॉल एन निकालना है, फिर कैपिटल एन, और आपको सोल्व कर लेना है भाई। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ अननोन एल्केन, इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ अननोन एल्केन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ अननोन एल्केन इज 300 केल्विन, 300 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, then calculate formula of alkane, then calculate formula of alkane, formula of alkane। ठीक है भाई, करते हैं। इसको कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, सारा मैं आप लोगों को कल समझा चुका हूं। तो ये आपको क्या गिवन की है भाई? उसने डेल्टा एच गिवन की है। कितनी है? दहन करवाया है तो ऑलवेज क्या आएगा? माइनस आएगा। पता है ना, दहन करवाने से ऊष्मा बाहर निकलती है ऑलवेज। किसी भी पदार्थ का दहन करवाओगे तो हमेशा हीट रिलीज होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, और बाहर निकलती है तो कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन आएगा। तो कितना हो गया? इतना हो गया। नाउ वी नो दैट, फॉर्मूला तो हम जानते हैं, डेल्टा एच बराबर क्या होती है भाई? डेल्टा CH4, फिर N इधर की तरफ डेल्टा CH2। ये दोनों तो मैं पता होती है, तो वैल्यू पुट कर दो भाई। ये हो गया 300, इधर की तरफ इसकी कितनी होती है? 222, और ये हो जाएगा माइनस में, और ये इधर की तरफ ये कितनी होती है? 15.8 होता है। इसको इधर की तरफ लेके आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस हो जाएगा भाई। इधर की तरफ n इंटू माइनस 15.8। इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 78 आंसर आएगा भाई, माइनस में आएगा। बोलो इतना ही आएगा क्या? बिल्कुल इतना ही आंसर आएगा। हमें n की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से ये माइनस और ये 15.8, ये माइनस से माइनस गया। अब इसका डिवाइड लगा लो आप। ऑलमोस्ट कितना आएगा? पूरी पूरी बात हो जाएगा नहीं। कितना आएगा भाई? ये आएगा ऑलमोस्ट 4.9 के समथिंग आएगा भाई। ठीक, इतना ही आएगा लगभग। अब देखो, कार्बन तो पूरे होते हैं, या तो एक कार्बन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, कभी भी 4.5, 5.5। मतलब जो कार्बन की जो नंबर है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती। तो इसको आपको क्या कर देना है? पूर्ण नंबर में चेंज करना है, होल नंबर में चेंज करना है। तो 4.9 किसके पास में है भाई? 4 के पास में कि 5 के पास में? तो आप देखोगे कि ये ज्यादा मैच किससे कर रहा है? 5 से मैच कर रहा है। इसको ऑलमोस्ट कितना लिखा जा सकता है?
5 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिल गई। अभी तो हमें क्या मिला है, n मिला है। यहाँ से हम कैपिटल N निकाल देंगे तो बताओ 5 + 1 कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला मैंने कल बताया था, सभी जानते हैं क्या, CnH2n+2 और इतना ही होता है। अरे इतना ही होता है क्या, ये हो जाएगा भाई कितना, वैल्यू पुट कर दो C6। अब इसको सोल्व कर लो कितना आएगा, 12 और कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। तो बताओ फॉर्मूला निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। अगर 6 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 6 कार्बन से क्या होती है, हेक्सेन होती है। तो मतलब ये कौन सी एल्केन है, हेक्सेन है, हेक्सेन। ठीक है, जल्दी से कर लो, फटाफट कर लो। कर लो भाई जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना। ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है भाई। आज हम बात करेंगे अगली ऊष्मा पर। हमारी अगली ऊष्मा है विलियन ऊष्मा। अब छोटी छोटी डेफिनेशन चलेगी भाई। विलियन ऊष्मा मतलब हीट ऑफ सॉल्यूशन। विलियन ऊष्मा हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब से हमारे छोटी छोटी डेफिनेशन चलेगी, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे और इनके एक एक एग्जांपल पर बात करेंगे भाई। तो विलियन ऊष्मा की बात सबसे पहले करेंगे। विलियन ऊष्मा का मतलब है किसी भी पदार्थ को जब आप विलायक के एक्सेस में घोलते हो, मतलब किसी भी विलय को विलायक की आधिक्य मात्रा में घोला जाता है तो निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है विलियन ऊष्मा। किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट की एक्सेस अमाउंट में डिसोल्व किया जाता है, घोला जाता है, तो जितनी हीट रिलीज होती है उस हीट को कहा जाता है हीट ऑफ सॉल्यूशन या विलियन ऊष्मा। करना कुछ नहीं है, कोई भी पदार्थ आपने लिया उसको आपको विलायक की आधिक्य मात्रा में घोलना है। अब सॉल्वेंट क्या होता है ये आप जानते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया NaCl का। माना कि मैं किसको घोलना चाहता हूं, NaCl तो मैंने किसमें ले लिया, पदार्थ में ले लिया, सॉल्यूट हो गया। मैं इसको घोलना चाहता हूं किसके अंदर, H2O के अंदर। उसकी अभी H2 है तो क्या चलेगा भाई, एक्वस चलेगा। तो मैंने H2O बहुत सारा ले लिया, मैंने 1 या 2 ग्राम तो NaCl लिया और मैंने H2O के अमाउंट को बहुत सारा कर दिया, 1 लीटर में डिसोल्व किया, 2 लीटर में, 3 लीटर में। मत अमाउंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ अमाउंट में आप डिसोल्व करते हो तो इस तरह से जो एनर्जी बाहर निकलेगी या जो ऊष्मा रिलीज होगी उस ऊष्मा को कहोगे आप विलियन ऊष्मा या हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से क्या बन जाएगा भाई, ये NaCl एक्वस मिल जाएगा आपको। इस तरह से जो ऊष्मा बाहर निकलेगी उस ऊष्मा को कहोगे आप विलियन ऊष्मा। और जब NaCl को एक्सेस में घोला जाता है तो यहां से इतनी एनर्जी बाहर निकलती है 17.89 किलो कैलोरी। आ गई बात समझ में, ये पहली थी। 3 ऊष्मा, इसके साथ एक और समझ लो अगली वाली, वो भी इसके जैसी है। अगली ऊष्मा है हमारी समाकलन विलियन ऊष्मा। समाकलन विलियन ऊष्मा क्या नाम हो जाएगा भाई, इंटीग्रल
इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। विलियन उष्मा में हमने क्या किया, पदार्थ को एक्सेस अमाउंट में डिसोल्व किया, अधिक की मात्रा में घोला। विलियन उष्मा कहती है कि आपको पदार्थ को घोलना है, लेकिन अधिक की मात्रा में नहीं घोलना है, उसकी नियत अमाउंट में घोलना है, कुछ निश्चित मात्रा में घोलना है। विलियन उष्मा में हमने घोला था एक्सेस अमाउंट में, अधिक की मात्रा में। समाकलन विलियन उष्मा में हमें पदार्थ को घोलना होता है, एक निश्चित अमाउंट में घोलना है। आपको सर्टेन अमाउंट में आप डिसोल्व करते हो, इस प्रकार से जो उष्मा बाहर निकलेगी उसे कहा जाता है समाकलन विलियन उष्मा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, माना कि आपने इस 10 ग्राम NaCl को घोला 2 लीटर वाटर में, अब ये एक्सेस अमाउंट है, तो इस तरह से जो उष्मा बाहर निकलेगी उसे कहोगे आप विलियन उष्मा। आपने इसी NaCl को डिसोल्व कर दिया, इसकी 100 ml अमाउंट में डिसोल्व कर दिया, 120 ml में डिसोल्व कर दिया, 150 में डिसोल्व कर दिया, मतलब कुछ निश्चित मात्रा में डिसोल्व किया आपने, सर्टेन अमाउंट में डिसोल्व किया, इतनी सी मात्रा में घोला। इस प्रकार से जो हीट रिलीज होगी उस उष्मा को कहा जाता है समाकलन विलियन उष्मा। एक्सेस में घोला तो विलियन उष्मा, अगर सर्टेन अमाउंट में डिसोल्व किया, कुछ निश्चित मात्रा में घोला, तो उसी को क्या कहोगे आप, समाकलन विलियन उष्मा कहोगे। जैसे कि मैंने वापस एग्जांपल ले लिया NaCl का, इसी को मैंने कितने में घोला भाई, 100 ml H2O में मैंने इसको डिसोल्व कर दिया। आ गई बात समझ में? तो मुझे यहां से क्या मिलेगा भाई, NaCl का 100 ml का सॉल्यूशन मिलेगा, और ये किस में मिलेगा भाई, मुझे एक्वस में मिलेगा। इस तरह से जो डेल्टा H बाहर निकलेगी, जो उष्मा बाहर निकलेगी, उस उष्मा का मान कितना होगा। अब सीधी बात है, जितना ज्यादा मोटर होगा, जितना ज्यादा आयनन होगा, उतना ज्यादा मान मिलेगा हमें उष्मा का। आयनन कम हो गया तो यहाँ से उष्मा भी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी भी कम हो जाएगी, और डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। इस उष्मा को कहोगे इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, समाकलन विलियन उष्मा, और इसको कहोगे आप विलियन उष्मा। तो अगर एक्सेस में डिसोल्व किया तो विलियन उष्मा, अगर सर्टेन अमाउंट में डिसोल्व किया तो समाकलन विलियन उष्मा या इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर है ना डेफिनेशन? लिखो भाई, सबसे पहले विलियन उष्मा की परिभाषा लिखो, जल्दी लिखो। जब एक मोल पदार्थ को, मैंने कहा था आप लोगों से, जाने कितनी बार बता दिया, जितनी भी उष्मा है सारी 1 मोल क्वांटिटी पर कैलकुलेट की जाती है, 1 मोल अमाउंट पर कैलकुलेट की जाती है। तो लिखो, जब 1 मोल पदार्थ को विलायक की अधिक की मात्रा में घोला जाता है तो विलायक की अधिक की मात्रा में घोला जाता है तो अधिक की मात्रा में घोला जाता है तो उष्मा में होने वाला परिवर्तन, उष्मा में होने वाला परिवर्तन, उष्मा में होने वाला परिवर्तन विलियन उष्मा कहलाती है। परिवर्तन का मतलब है उष्मा अवशोषित भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है, डिपेंड करेगा पदार्थ पर। ठीक है भाई, इसलिए हमने ज्यादा बेटर क्या लिख लिया, परिवर्तन लिखा है भाई। उष्मा में होने वाला परिवर्तन विलियन उष्मा कहलाती है, विलियन उष्मा कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लो ऊपर वाला, ये वाटर है, उधर किस में चला गया, एक्वस में चला गया, अधिक के मात्रा में चला गया। लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। आप लोग लिखो
when 1 mole of compound when 1 mole of compound is dissolved when 1 mole of compound is dissolved in excess amount of solvent dissolved in excess amount of solvent then change in heat is called heat of solution अगला टॉपिक डालो भाई, समाकलन विलयन उष्मा। और आप लोग लिख लो एग्जांपल, लिखो भाई, जब एक मोल पदार्थ को विलायक की निश्चित मात्रा में घोला जाता है तो ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन समाकलन विलयन उष्मा कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो भाई, आप लोग लिखो, when 1 mole of compound is dissolved in certain amount of solvent then change in enthalpy or heat is called integral heat of solution एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई। ठीक, अब हम बात करेंगे तनुकरण की ऊष्मा या हीट ऑफ डाइल्यूशन। इसके नाम से इसकी डेफिनेशन पता लग रही है कि हमारे पास सॉल्यूशन पहले से बना हुआ होगा, उसका हमें तनुकरण करना है, उसको डाइल्यूट करना है। माना कि मैंने NaCl को घोल दिया, एक बीकर में मैंने NaCl को 10 ml वाटर में घोला। ठीक, 10 ml में घोल रखा है, मैंने इसके अंदर 15 ml वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ये मैंने पहले से किया हुआ था, NaCl को 10 ml में मैंने ऑलरेडी घोला हुआ था, मतलब मेरे पास क्या प्रेजेंट था, विलयन उपस्थित था। इसके अंदर मैंने और जल मिला दिया और अधिक वाटर मिक्स कर दिया, सोलवेंट मिला दिया, तो मैंने इसका क्या कर दिया, तनुकरण कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, इसको मैंने डाइल्यूट कर दिया। मतलब किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने में जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है हीट ऑफ डाइल्यूशन। कोई भी विलयन लिया, उस विलयन को अगर आप तनु करते जा रहे हो और अधिक सोलवेंट पहले से बना हुआ था, वो पहले से प्रिपेयर्ड था मेरे पास, उसको मैं और अधिक डाइल्यूट कर रहा हूं, उसमें तनु कर रहा हूं, मतलब विलायक मिला रहा हूं ऊपर से, तो उसको तनु करने पर या डाइल्यूट करने पर जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को कहा जाता है हीट ऑफ डाइल्यूशन या तनुकरण की ऊष्मा। ठीक है, पहले से विलयन बना हुआ है, हमें और अधिक पानी मिलाना है, सोलवेंट मिलाना है, इस प्रोसेस में जो हीट का परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को कहा जाता है हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, जैसे कि मैंने क्या किया, पहले मैंने NaCl लिया, इसको मैंने 10 ml वाटर में डिसोल्व कर दिया,
तो मुझे इधर की तरफ क्या मिलेगा भाई, 10 ml 10 ml NaCl क्या मिलेगा मुझे, एक्वस में मिलेगा, 10 ml का सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह से जो हीट बाहर निकलेगी वह हीट होती है 16.40 किलो कैलोरी। पहले मैंने किसके अंदर बोला, 10 ml में बोला। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, देखो ध्यान से, ये मैंने इसके अंदर NaCl लिया और इस NaCl को मैंने कितने जल में घोल दिया भाई, 10 ml वाटर में घोल दिया, 10 ml जल में घोल दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 बिलियन मिलेगा। अब मैं ऊपर से, अब मैंने इसके अंदर ऊपर से 15 ml पानी मिला दिया, 15 ml वाटर और मिला दिया, तो मैं ज्ञात करना चाहता हूं, मैंने क्या कर दिया, इसका तनुकरण कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। तो मैं इस 15 ml के डाइल्यूशन में, इस 15 ml के तनुकरण में कितनी ऊष्मा का परिवर्तन होगा वो चीज ज्ञात करना चाहता हूं। ये मेरे पास पहले से था, मैंने 15 ml और मिलाया, तो मैं पता लगाना चाहता हूं कि इस 15 ml के डाइल्यूशन में, इसके तनुकरण में कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी या कितनी ऊष्मा का परिवर्तन होगा, तो मुझे ये ज्ञात करना है। तो मैंने तरीका क्या निकाला, 15 मैंने एक बार क्या किया, 10 ml का विलयन बनाया, 10 ml के विलयन बनाने में जितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने दूसरी बार क्या किया, इस NaCl को लिया और इसका विलयन बनाया मैंने 25 ml के साथ में, विलयन बना लिया और इस विलयन में बनने वाली ऊष्मा को भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने क्या किया भाई, मेरा टारगेट क्या था, 10 को बढ़ाकर 10 में 15 मिलाकर कितना कर देना था, मेरे को 25 कर देना था। यही तो किया मैंने, मतलब जो 10 था उसमें 15 और मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। तो मैंने क्या किया, NaCl को अलग से बीकर में 25 ml वाटर के साथ मिक्स कर दिया और इसका एक विलयन बना लिया और इसके लिए मैंने डेल्टा H फाइंड आउट कर ली। अब मुझे तो 15 की चाहिए ना, तो क्या करूं, ये 25 वाली है और ये 10 वाली है, तो इस 25 वाली में से अगर मैं 10 वाली माइनस कर दूंगा तो मुझे 15 ml के डाइल्यूशन में जो एनर्जी बाहर निकली होगी वो पता लगेगी कि नहीं लगेगी, लग जाएगी। आई बात समझ में, 10 पहले से था, 15 मिला दिया, टोटल 25 हो गया था। तो ज्ञात कैसे किया, पहले हमने 10 ml का सॉल्यूशन बनाया और डेल्टा H कैलकुलेट कर ली, फिर 25 ml का सॉल्यूशन बनाया और डेल्टा H कैलकुलेट कर ली। तो 15 ml का चाहिए, तो 25 वाले में से 10 ml वाला माइनस कर दोगे आप, तो 15 ml का डाइल्यूशन, मतलब इतने डाइल्यूशन में जो एनर्जी का चेंज हुआ होगा वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो आपको प्रोसेस समझ में आया, वही करना चाहते हैं हम यहाँ पर, देखना ध्यान से। पहले मैंने 10 ml का सॉल्यूशन बनाया, कैलकुलेट कर लिया, फिर मैंने इसी को 25 ml वाटर में डिजोल्व कर लिया, तो मुझे इधर की तरफ जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी कितने का मिलेगा, 25 का मिलेगा। और इसमें जो हीट बाहर निकली डेल्टा F, उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया और वो कितनी आई भाई, 17.20 किलो कैलोरी आई। ये 25 वाला, ये 10 वाला। तो फिर क्या निकालनी है, 15 ml के तनुकरण में निकलने वाली ऊष्मा, 15 ml के तनुकरण में निकलने वाली ऊष्मा heat of solution due to dilution of 15 ml कैसे आएगी भाई, इज इक्वल, क्या करना है भाई, 25 वाले में से 10 वाला माइनस कर दो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 1720 में से माइनस कर देना है किसको, 1640 को। तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा भाई,
ये माइनस माइनस प्लस, दोनों वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो देख लो डिफरेंस कितना आएगा, 20 और 40। कितना आंसर आएगा भाई, 80 आएगा। अब ये वाली वैल्यू बढ़ी है तो टोटल जो आंसर निकलेगा वो किस में निकल कर आएगा, माइनस में। और यूनिट किस में है, किलो कैलोरी में। तो 15 ml के डाइल्यूशन में जो हीट निकलेगी वो आपको पता लगी कि नहीं लगी, लग गई। तो यही तरीका है, जितने भी ml का आपको डाइल्यूट करना हो, जितने भी ml के डाइल्यूशन में आपको हीट कैलकुलेट करनी हो वो देख लो भाई कैसे करनी है। फिर उससे कम वाला लो, उसको जोड़कर उससे ज्यादा वाला ले लो। मतलब जितने का भी आपको डाइल्यूट करना है, पहले तो कम वाले सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर लो, फिर उसको ऐड कर लो, टोटल वॉल्यूम कितना बना उसके लिए भी आप अलग से कैलकुलेट कर लो। और ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, हायर वाले में से लोअर को माइनस कर दोगे आप, तो आपको जितना भी डाइल्यूट किया होगा, आपने जितना भी डाइल्यूट किया होगा उस डाइल्यूशन में जो हीट बाहर निकलेगी वो आपको कुछ इस तरह से पता लग जाएगी। तो इस तरह से आप तनुकरण की ऊष्मा ज्ञात कर सकते हो या हीट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। लिखो भाई डेफिनेशन, ये एग्जांपल की तरह काम करेगा हमारे, कि हमने किसको तनु करवा कर देखा, NaCl को हमने डाइल्यूट करवा के देखा है, तनु करवा के देखा है। लिखो भाई डेफिनेशन, लिखो पहले इसकी। किसी विलयन को तनु करने पर, किसी विलयन को तनु करने पर किसी विलयन को तनु करने पर निकलने वाली ऊष्मा तनुकरण की ऊष्मा कहलाती है। तनुकरण की ऊष्मा कहलाती है। इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कर लो भाई फटाफट। The heat released due to dilution of any solution, the heat released due to dilution of any solution is called heat of dilution, heat of dilution। कर लो भाई पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, करते रहना बाद में। फिर ये होगी हमारी 3rd नंबर की। अगली है हमारी जल योजन की ऊष्मा, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगला टॉपिक लिखो, जल योजन की ऊष्मा या हीट ऑफ हाइड्रेशन। जल योजन की ऊष्मा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, इस पर बात करेंगे भैया। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है, किसी के अंदर पानी मिलाना। लेकिन कैसे मिलाएंगे, देखो आपने कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देखा होगा। एक तो आपने कॉपर सल्फेट का ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, और एक बार आपने कॉपर सल्फेट का ये वाला फॉर्मूला देखा होगा।
बोलो दोनों देखे हैं कि नहीं देखे? कहीं तो आपने इसको ऐसा देखा होगा और कहीं आपने इसको ऐसा देखा होगा। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, ये डॉट 5H2 का मीनिंग होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कॉपर को मतलब कॉपर सल्फेट को इस H2 के अंदर मिला दिया, मिलाकर इसका विलियन बना लिया। इस डॉट का मीनिंग होता है कि कॉपर सल्फेट के अंदर जो उसके अंदर जो अंतराकाशी स्थल था, आप जानते हो 12th में आपने पढ़ा था, जब कोई भी मॉलिक्यूल अरेंज होता है, जब पदार्थ बनता है तो उसके बीच में छोटे 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 होल्स बन जाते हैं, अंतराकाशी छिद्र बन जाते हैं। आई बात समझ? जब मॉलिक्यूल जमता है गोल गोल होते हैं मॉलिक्यूल्स, दो जब अरेंज होते हैं तो उसके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है, अंतराकाशी स्थल बचे हुए होते हैं, कुछ स्पेस होता है बीच बीच में। जैसे ही आप इस कॉपर सल्फेट में निश्चित मात्रा में जल मिलाते हो, निश्चित मात्रा में वाटर मिक्स करते हो, तो वो वाटर इसके बीच में जो स्पेस था उस स्पेस में जाके ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके बैठ जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डॉट के साथ में आप वाटर मॉलिक्यूल दिखा दो। अब ये वाटर के साथ ही नहीं होता, अलग भी हो सकता है, यहाँ पे आपको एल्कोहल वगैरह कुछ अलग तरह के सोलवेंट भी मिल सकते हैं, मतलब जो भी होगा यहाँ पर आपको हमेशा सोलवेंट ही मिलेगा। तो किसी भी जब निर्जल, अब जब ये कॉपर सल्फेट इस फॉर्म में होता है तो इसे कहा जाता है निर्जल। जैसे ही मैंने इसके अंदर निश्चित मात्रा में जल मिला दिया तो ये क्या बन गया? जल योजित बन गया। मतलब किसी भी निर्जल लवण में, किसी भी निर्जल लवण में जब निश्चित मात्रा में जल मिलाया जाता है, आपकी अमाउंट निश्चित होनी चाहिए, एक्सेस में मिला दोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। आई बात समझ में? तो निश्चित मात्रा में जल मिलाया जाता है तो इसके जलयोजन में जो ऊष्मा बाहर निकलती है उस ऊष्मा को कहा जाता है जल योजन की ऊष्मा। आपका सोल्ट पहले से निर्जल होना चाहिए, उसमें जल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे उसके अंदर कुछ निश्चित अमाउंट में आप वाटर मिलाओगे तो उसके अंदर के जो स्पेस था, उसके अंदर जो स्पेस था उस स्पेस में जाकर बैठ जाएगा, उसके जो ड्रॉप्स हैं उसमें जाकर जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रेशन या जल योजन। इस प्रोसेस में जो एनर्जी बाहर निकलेगी उस एनर्जी को कहा जाता है जल योजन की ऊष्मा या हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब यहां भी पदार्थ कितना होगा? 1 मोल। डेफिनेशन बोलूं तो क्या बन जाएगी कि जब 1 मोल निर्जल लवण को जल की निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को जल योजन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा का होने वाला परिवर्तन जल योजन की ऊष्मा कहलाता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल में क्या दे देंगे हम? कॉपर सल्फेट को मिला देंगे 5H2 के अंदर तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बन जाएगा। आ गई बात समझ में? इसे कहोगे आप जल योजन। जल्दी से डेफिनेशन लिख लो भाई, जल्दी लिखो। एक मोल निर्जल लवण को, एक मोल निर्जल लवण को, एक मोल निर्जल लवण को जल की निश्चित मात्रा में, जल की निश्चित मात्रा में एक मोल निर्जल लवण को जल की निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन, ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन जल योजन की ऊष्मा कहलाती है, जल योजन की ऊष्मा कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लो, कॉपर सल्फेट को हमने घोल दिया 5H2O में तो क्या बन जाएगा भाई? कॉपर सल्फेट डॉट
5H2O, और इसमें जो एनर्जी बाहर निकलेगी वह होती है 78.8 किलो जूल। कर लो एग्जांपल, आप लोग लिखो, व्हेन 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट, व्हेन 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट is mixed with certain amount of water, then change in heat is called heat of hydration. एग्जाम्पल लिख लो भाई, कॉपर सल्फेट होता है अनहाइड्रस, निर्जल होता है ये। जैसे वाटर मिक्स करोगे तो आपको कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O मिलेगा, मतलब आपने इसका हाइड्रेशन करा दिया तो कितनी एनर्जी बाहर निकल गई, 78.8 किलो जूल। ये होगी जलीयोजन की ऊष्मा। अगली ऊष्मा, गलन की ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई गलन की ऊष्मा, मतलब गलन का मतलब है सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। जब किसी भी सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो जितनी ऊष्मा की मात्रा आवश्यक होती है उस ऊष्मा को कहते हो गलन की ऊष्मा या हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब एक मोल ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन, एक मोल पदार्थ को या सॉलिड पदार्थ को लिक्विड में कन्वर्ट करने पर ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन उसकी गलन की ऊष्मा कहलाती है। द हीट चेंज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। किसी भी 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट कर दोगे लिक्विड के अंदर तो जो हीट का चेंज होगा उसे कहोगे आप हीट ऑफ फ्यूजन या गलन की ऊष्मा। सीधी सी डेफिनेशन है, फटाफट लिख लो। एक मोल ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित करने पर ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन गलन की ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन गलन की ऊष्मा कहलाती है। आप लोग भी लिख लो, द हीट चेंज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड into liquid, 1 मोल ऑफ सॉलिड into liquid, 1 मोल ऑफ सॉलिड into liquid। It is called heat of fusion. ठीक, एक दो डेफिनेशन और बची है भाई, उनको हम अगले लेक्चर में करते हैं, मतलब कल करेंगे। इस लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, बाकी हम कल मिलते हैं।